इस तरह के स्टेटमेंट से क्या आपका खून नहीं खौलता कि एक नहीं, तो आप मेरा हमारे मेरा मेरा हमारे देश में मेरा आ रहे मेरा हो, मेरा हमारे देश का खा रहे हो और उसके बाद मेरा जब आपको देश भेज रहा है कि ये आप आपका देश आतंकवाद ये फैलाता है ये तो आप कह रहे हो ये कि गलत भैया हमारे देश में शौहर को भेज दो, वो रख लेगा तो ये रख ले। भारत सरकार ने पाकिस्तान को दुश्मन देश डिक्लेयर नहीं किया है। हुँ, अगर वो पाकिस्तान को एनिमी स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं, हुँ, तो अडानी के जो फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में हैं, हुँ, तो ये कहना कि पाकिस्तान की औरत से शादी नहीं कर सकता, हिंदुस्तान का आदमी अगर उसकी उम्र हिंदुस्तान में मेरे को तो भारत सरकार नहीं खिलाती, आपको भी नहीं खिलाती। हम दुनिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं। केंद्र सरकार ये आदेश देती है, कहती है कि भाई 48 घंटे का वक़्त है, जितने भी पाकिस्तानी वीज़ा धारक हैं यहाँ से निकल जाएँ, ठीक है? उसी में इस महिला का भी नंबर आता है, इस महिला को भी भेजने की तैयारी होती है। 25 करोड़ ऐसे पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ शादी के माध्यम से हमारे देश में टिके हुए हैं। 25 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, ये 25 करोड़ ये की महिला होती है भारत की, पुरुष होता है पाकिस्तान का। यहाँ आता है, हर महीने आता है, एक-एक बच्चा दे के जाता है, 10 बच्चे हो जाते हैं वैसे। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए क्या रहम बरतना चाहिए? ये ठीक है? ये पंचतंत्र में कहा गया है, हुँ, ये वैश्या द्वारा कहा गया है, हुँ, अपने ग्राहकों के लिए कहा गया है, हुँ। जिसको हम कहते हैं कि बड़ा उच्च बात है। आप बताइए पाकिस्तान का एक नागरिक हमारे देश में क्यों मौज करे? क्यों मौज करे? टूरिस्ट आते ही मौज करने, क्योंकि हमारी पुलिस भ्रष्ट है, हमारे नेता भ्रष्ट हैं, जो सत्तारूढ़ दल है वो सारे चोर बेईमान हैं। वसुधैव कुटुंबकम ये एक फर्जी नारा है। हिंदुस्तान का चुनाव आयोग दुनिया का सबसे भ्रष्ट चुनाव आयोग। हमारा देश जो है अनपढ़ों और मूर्खों से भरा हुआ है। हमारा देश जो है अनपढ़ों और मूर्खों से भरा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज़ में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा और मेरे साथ हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रविंद्र कुमार जी हैं। मैं आपको बता दूं कि एक मामला जो कि सीआरपीएफ कांस्टेबल मुनीर अहमद से जुड़ा है। आपको बता दूँ कि मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। तो मैंने अपने विभाग को शादी की अनुमति के लिए सूचना देने के लिए मैंने 31/12/2022 को मैंने एक लेटर लिखा था और उसको उस लेटर के ऊपर कुछ आपत्तियां लगा के इन्होंने रिटर्न कर दिया। मैंने उन सब आपत्तियों का निवारण करके शादी का कार्ड लगा के मैंने डिपार्टमेंट को दी। फिर उसके बाद में वहाँ से एक रिप्लाई आता है, तो मेरे बारे में साफ उसमें लिखा है कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। फिर उसके बाद शादी करने के बाद भी मैंने इन्फॉर्म किया। फिर इसके बाद 28 फरवरी 2025 को मेरी वाइफ को वीज़ा मिलता है, वो भारत आती है 15 दिन के वीज़े पे। तो हमने उसके विदिन 15 दिन के अंदर ही हमको एलटीवी अप्लाई करना होता है, अगर मतलब वो लॉन्ग टर्म वीज़ा जो शादी के ग्राउंड पे मिलता है। तो हमने वो 4 मार्च को ही अप्लाई कर दिया और 13 मार्च को जो है हमारा इंटरव्यू एफआरओ के पास होता है, एफआरओ जम्मू के पास। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका पॉजिटिव रिकमेंडेशन हम आगे भेज रहे हैं, तो आप एलटीवी कैटेगरी में फॉलो करते हैं, आप स्टे कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। इन प्रोसेस में था, लेकिन ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो एलटीवी वैलिड और इशू ऑफ न्यू वीज़ा अलाउड, एलटीवी यस मिलेगा। और ये डेडलाइन ऑफ एग्जिट इंडिया फॉर वीज़ा होल्डर, सबको एग्जिट है। एलटीवी जो कैटेगरी में आते हैं उनको उनके ऊपर नॉट एप्लीकेबल, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर जो आया। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत करूँगी। सर आप समझ गए होंगे ये पूरा केस, तो मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरीके से कांस्टेबल सीआरपीएफ कांस्टेबल मुनीर अहमद अपनी तरफ से डिमांड कर रहे हैं कि हमने सारी जानकारी दे दी थी, बावजूद इसके मेरी नौकरी चली गई और मेरी पत्नी जो है उसको 10 दिन का वक़्त मिला है, किसी तरीके से वो भारत में रह जाए। क्या कहना चाहेंगे? मुनीर की जो बीवी है मीनल खान, उससे उनकी शादी 2024 में हुई थी और वो जो है निकाह जो हुआ वो थ्रू जो है जिसे कहते हैं हम ईमेल मोड से हुआ। हुँ, और इसलिए वो आज के समय में पाकिस्तान में जो मौलवी हैं उन्होंने फतवा दिया हुआ है कि ऐसे निकाह जायज़ है। हुँ, तो एक तो शादी जायज़ है, उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। हुँ, और दूसरा मुनीर खान ने कहा है कि उसने 2021 में अपनी शादी को लेकर अपनी अथॉरिटीज़ को लिखा था और ये हुँ, बताया था कि वो ऐसे-ऐसे शादी करना चाहते हैं। हुँ, फिर उनका ये कहना था कि उनके पिताजी को कैंसर हो गया था, कैंसर होने की वजह से उनकी हालत बड़ी नाजुक थी। हुँ, तो उन विशेष परिस्थितियों में उन्होंने मीनल खान से शादी की हुँ, और शादी करने के बाद उसने मीनल खान को हिंदुस्तान बुलाने के लिए हुँ, जो अपना वीज़ा की एप्लीकेशन दी थी, हुँ, उसने बताया था कि वो उनकी पत्नी है हुँ, और तब भारत सरकार ने उसको लॉन्ग टर्म स्टे
जिसमें कोई डिफाइन नहीं है कि कितने समय तक आप हिंदुस्तान रह सकते हो, वो उसको वीजा दिया था, उसके बाद वो हिंदुस्तान आ गई। लेकिन लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया था, उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिला नहीं था, वो अप्लाइड था, जो कि खबरें चल रही हैं और नहीं, खुद मुनीर अहमद ने भी यही बताया है। लॉन्ग टर्म वीजा उसको मिल गया था, हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैटेगरी है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और जो सार्क कंट्रीज हैं, हुँ, उनमें अगर उस तरह का कोई भारतीय नागरिक किसी बाहर की औरत से शादी करता है और शादी को ये माना जाता है कि जायज़ शादी है, हुँ, उस शादी में कोई धोखाधड़ी नहीं है, हुँ, तो उसकी बीवी को अगर बुलाया जाएगा तो लॉन्ग टर्म वीज़ा कहलाएगा, हुँ। उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ये तो रही यथास्थिति की बात। अब सवाल ये उठ रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक वर्दी धारक जो सीआरपीएफ का कांस्टेबल है, उसने वर्दी पहन रखी है और जब बात पाकिस्तान की आती है, तो पाकिस्तान तो दुश्मन देश की कैटेगरी में आता है, तो वहाँ की महिलाओं से शादी करना एक वर्दी धारक के लिए कहाँ तक ठीक है? भारत सरकार ने पाकिस्तान को दुश्मन देश डिक्लेयर नहीं किया है। हुँ, उल्टी मजे की बात है कि 1999 में हुँ, अटल बिहारी वाजपेयी जब लाहौर में बस लेकर गए थे, हुँ, तब उन्होंने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड स्टेट का दर्जा दिया था हुँ, और हमारे बहुत सारी छूटें पाकिस्तान को मिली हुई थी। हुँ, मेरी खुद भारत सरकार से हमेशा मांग रही है कि पाकिस्तान को एनिमी स्टेट डिक्लेयर करें। हुँ, अगर वो पाकिस्तान को एनिमी स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं, हुँ, तो अडानी के जो फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में हैं, हुँ। वो सारी पाकिस्तान गवर्नमेंट जब्त कर लेगी और पाकिस्तान वाले जो अडानी के शेयर हैं, वो भारत सरकार जब्त कर ये तो एक अलग ही खुलासा आप कर रहे हैं सर, लेकिन एक बात बताइए, अगर मोरली इस विषय को देखा जाए, मोरालिटी के आधार पर, तो ना तो प्रिंसिपल अलाउ करता है, अगर सरकार ने अलाउ नहीं किया है, लेकिन जब हम हमारी भारतीय सेना जब बॉर्डर पे खड़ी होती है और सामने पाकिस्तान होता है, तो पाकिस्तान को एक सेना अपने दोस्त के तौर पर तो देखेगी नहीं। लेकिन भारत में जिस तरीके से भारत के मुसलमान पाकिस्तान की महिलाओं से शादी करें या फिर पाकिस्तान की जो महिलाएँ हैं, वो भारत के पुरुषों से शादी करें, तो सवाल उठता है कि क्या भारत में जो औरतें हैं या लड़की हैं या लड़के क्या उनकी क्या कोई कमी पड़ गई है जो पाकिस्तान में जाके ये लोग शादी करते हैं? देखिए, शादी करना एक व्यक्तिगत मामला है, इसमें कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि आपने फलाने मुल्क की या फलानी औरत से क्यों शादी की। हुँ, दूसरा ये कहना कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, वो नहीं है आज भी। हुँ, तीसरी बात जो है, भारत की सीमा जो है नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती है, सिक्किम से मिलती है। अब हुँ, तो सिक्किम खैर भारत में शामिल हो गया है। हुँ, हमारी सीमा जो है रंगून से मिलती है, म्यांमार से। हमारी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। हुँ, हमारी सीमा जो है, आप कहिए तो अगर समुद्री सीमा की बात करें, तो हुँ, वो श्रीलंका से भी मिलती है। हुँ, तो ये कहना कि पाकिस्तान की औरत से शादी नहीं कर सकता, हिंदुस्तान का आदमी अगर उसकी उम्र हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक 21 साल और बाहर के कानून के मुताबिक 18 साल है हुँ, और वो कुंवारा है, हुँ। तो किसी भी महिला से दुनिया में कहीं भी शादी कर सकता लेकिन सर क्या ये मॉरली, एथिकली और प्रिंसिपली सही है कि एक वर्दी धारक पाकिस्तान की औरत से शादी करे? है। ऐसा है, सीआरपीएफ को अपना जो रूल्स हैं, हुँ, उनको चेंज कर दें। हुँ, जैसे वो चेंज कर देंगे, वो उसमें लागू हो जाएगा। हुँ। शादी मई 2024 में होती है, 2025 फ़रवरी में वो आती है। 2 महीने ही होते हैं उसको यहाँ रहते हुए, उसके बाद यही महिला कहती है, बयान देती है कि अगर मेरे शौहर से मुझे अलग किया जा रहा है, तो बेशक मेरे शौहर को पाकिस्तान भेज दिया जाए। पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि मेरे शहर को कहीं न कहीं टिका देगा। इस तरह के स्टेटमेंट से क्या आपका खून नहीं खौलता कि एक नहीं, तो आप मेरा हमारे मेरा मेरा हमारे देश में मेरा आ रहे मेरा हो, मेरा हमारे देश का खा रहे हो और उसके बाद मेरा जब आपको देश भेज रहा है कि ये आप आपका देश आतंकवाद ये फैलाता है, ये तो आप कह रहे हो ये कि गलत भैया हमारे देश में शौहर को भेज दो, वो रख लेगा तो ये रख ले। गलतफ़हमी है आपकी। हर आदमी अपनी मेहनत की कमाई खाता है। हिंदुस्तान में मेरे को तो भारत सरकार नहीं खिलाती, आपको भी नहीं खिलाती। हुँ, और ये कहना कि टैक्स उसका तो हम उसका देते हैं ना सर। टैक्स हम देते हैं, तो हम उसका खाते हैं। हम सरकार का इस बात के हम लिए अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी इंसान यहाँ हमारे देश में जो खा रहा है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। नहीं, नहीं, वो ये तो हमारे टैक्स से खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया रह के आया, मैं अभी सिंगापुर रह के आया, हुँ, मैं दुनिया घूमता हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं उन लोगों का खा रहा हूँ। हुँ, ये हर आदमी को मानवीय जीवन जीने का अधिकार है हुँ, और हम दुनिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं। हुँ, अगर भारत की सभ्यता को देखेंगे तो हम जो है जानवर से आदमी बने, बंदर से आदमी बने। तो वसुधैव हमारा जो कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुंबकम ये एक फर्जी नारा है। हुँ, जितने लोग बोलते हैं अगर इस दोहे को पढ़ लें हुँ, तो आत्महत्या कर लेंगे।
वसुधैव कुटुंबकम शब्द जो है हम्म, वो एक वेश्या द्वारा बोला गया है कि मैं हर आदमी को जो मेरे घर आता है मैं उसको पूरी सेवा देती हूँ, इसलिए मेरे लिए पूरी दुनिया समान है। ये पंचतंत्र में कहा गया है, ये वेश्या द्वारा कहा गया है, अपने ग्राहकों के लिए कहा गया है, जिसको हम कहते हैं जी बड़ा उच्च वाक्य है। ये कोई वेद वाक्य नहीं है, ये किसी हमारे पुराण में नहीं है, ये एक फर्जी वाक्य है। और इस वाक्य का मतलब प्रोस्टिट्यूट कह रही है कि मेरे अड्डे पर कोई भी आए मैं उसे अपने परिवार की तरह सुख दूंगी। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ये आदेश देती है, कहती है कि भाई 48 घंटे का वक़्त है, जितने भी पाकिस्तानी वीज़ा धारक हैं यहाँ से निकल जाएँ, ठीक है? उसी में इस महिला का भी नंबर आता है, इस महिला को भी भेजने की तैयारी होती है। लेकिन जैसे ही वो कोर्ट जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट जो है इसको 10 दिन का रिलीफ दे देती है, 10 दिन का स्टे लग जाता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कोर्ट में पूरे मतलब अभी तक ये पहला केस है जिसको स्टे मिला है, बाकी महिलाएँ जो चली गईं। तो ये एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ये कहते हैं कि ये मैटर जो है केंद्र सरकार से जुड़ा है। ये मैटर जो है सुरक्षा का मसला है। इस मैटर में अदालतों को इंटरवीन नहीं करना चाहिए इसलिए मैं इस केस को नहीं उठाता हूँ और डिसमिस करता हूँ। वो यहाँ पर तो ये अपनी बात रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर के जस्टिस साहब जो है इनको 10 दिन का रिलीफ दे देते हैं। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा समझाइए। इन दोनों को सुलझाना है तो दोनों मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, वो जो फैसला करेगी वो मान्य है। हुँ, मतलब आप दोनों को अगर दोनों तरफ अगर आप देखें, एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट को देखें, एक तरफ आप जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को देखें, तो इनमें आपको बेहतर फैसला कौन-सा लगा? कोई फैसला बेहतर नहीं है, ये हाई कोर्ट का फैसला है। जब तक हुँ, वो फाइनली एडजुडिकेट नहीं हो जाता, हुँ, तब तक दोनों फैसले अपने-अपने क्षेत्र में अपनी-अपनी दृष्टि से मान्य हैं। मान्य है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए क्या रहम बरतना चाहिए? ये ठीक है? मैं ऐसा कोई बात नहीं कहूँगा कि पाकिस्तानियों के लिए रहम बरतना चाहिए। हुँ, मेरा हमेशा मान्यता है जो पापी है, जिसने अपराध किया है, हुँ, उसके साथ जो है कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। हुँ, हम कोई नहीं होते कि हम कहें जी कि सारे पाकिस्तानी या सारे हिंदुस्तानी हुँ, कि पाकिस्तानी सारे शैतान हैं और सारे हिंदुस्तानी देवता हैं। हुँ। हिंदुस्तान में भी शैतान हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी शैतान हो सकते हैं। रविंदर सर, अभी जिस तरीके से अहमद मुनीर का केस हाइलाइट हुआ है, अभी जो फिगर आ रहे हैं सामने खबरों के मुताबिक कि लगभग ऐसे 25 करोड़ लोग हैं। 25 करोड़ ऐसे पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ शादी के माध्यम से हमारे देश में टिके हुए हैं। 25 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं ये 25 करोड़। ये 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 आपको फिगर सामने आया ये है, तो इसको हिंदुस्तान क्या में कहा जाए? नहीं, मैं हिंदुस उसका तर्क भी दे रही हूँ, हाँ, जो बातें तब कही दो गई कि महिला होती है भारत की, पुरुष होता है पाकिस्तान का, यहाँ आता है, हर महीने आता है, एक-एक बच्चा दे के जाता है, 10 बच्चे हो जाते हैं। वैसे भी मुस्लिम के घर में तो आपको पता है कि बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। तो ऐसे करते-करते जो है ये संख्या बढ़ते हुए 25 करोड़ हो गई है। ऐसा ही फिगर गलत है क्योंकि हिंदुस्तान में आज भी टोटल जो पॉपुलेशन है वो 145 करोड़ है, उसमें 16% जो है हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। अगर आप उसको पूरी फिगर को फैलाएँगे हुँ, तो टोटल फिगर जो है ये 22 साढ़े 22 करोड़ रुपए 22 करोड़ तो टोटल मुसलमानों की बनेगी हुँ। और उनमें जो भारत के नागरिक हैं उनको अगर आप निकालेंगे, तो भारत सरकार का अपना खुद का आंकड़ा है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से जो लोग आए हुए हैं, वो सिर्फ 26,000। नहीं, लेकिन सर एक बात बताइए कि जब चुनाव होता है तो ऐसे ही लोग आगे बढ़कर आपको पता है कि बहुत फर्जी वोटर कार्ड भी बन जाते हैं। तो फर्जी ऐसे ऐसे फर्जी लोग वोटर कार्ड कौन बनाता है? हमारा चुनाव आयोग बनाता है। हुँ, हिंदुस्तान का चुनाव आयोग दुनिया का सबसे भ्रष्ट चुनाव आयोग। हुँ। मैं कई बार कहता हूँ हिंदुस्तान का चुनाव आयोग इससे निकम्मा, इससे चोर, इससे बेईमान, इससे भ्रष्ट चुनाव आयोग दुनिया में नहीं हो सकता। वो मुझसे प्रमाण माँगेंगे, मैं 2 मिनट में दे अच्छा एक बात बताइए अब अहमद मुनीर ने अपनी बीवी की वकालत करने वो कोर्ट पहुँच गया, 10 दिन की राहत मिल गई। तो ऐसे में तो कि बाकियों को भी चले जाना चाहिए, दूँगा। बाकी जो जाना चाहिए। पाकिस्तानी हैं वो भी आ जाएँ। आप समझिए हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो ऑप्शंस लीगल ऑप्शंस खुले हैं, उनका इस्तेमाल हर एक को करना चाहिए। करना चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानियों का जो रवैया रहा है भारत को लेकर, उसको उस लिहाज से तो हमें नहीं अलाउ करना चाहिए ना पाकिस्तान एक भारत ये के भारत नागरिक सरकार को नीति बनानी है। भारत देखो भारत सरकार नीति ज़रूर बनाती है, लेकिन भारत सरकार को भारत सरकार बनाने में तो हम लोग अहम भूमिका निभाते हैं ना। वोट तो हम देते हैं, टैक्स हम भरते हैं, फिर
आप बताइए पाकिस्तान का एक नागरिक हमारे देश में क्यों मौज करे? क्यों मौज करे? टूरिस्ट आते ही मौज करने। हुँ। टूरिस्ट कोई किसी लेकिन ये टूरिस्ट किसी बन देश के में कहाँ रहते हैं सर? सड़क पर लॉन्ग कोई टर्म झाड़ू वीज़ा लगाने थोड़ी जाता लंबे-लंबे है। यहाँ आ रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो ये तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ स्टे हो गया ना तो सर? हो गया, तो ये भारत सरकार का जो विभाग है, विदेश विभाग है या ये जो नागरिक प्रशासन है, ये उनकी बेईमानी और उनकी वो है। हुँ, आप समझिए पुलिस को रिश्वत दिए बिना हुँ। कोई आदमी किसी मुल्क में 1 मिनट नहीं रह सकता। तो सिस्टम या तो ये सिस्टम मानो गड़बड़ या है। तो मानो कि हमारी पुलिस भ्रष्ट है, हुँ, हमारे नेता भ्रष्ट हैं, हुँ। ने जो सत्तारूढ़ दल है वो सारे चोर बेईमान अच्छा लोग हैं। मामला गर्मा इसलिए भी जाता है क्योंकि आप सुने होंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया था, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी विदेशी नागरिक है, अगर वो वैध तौर पे आया हो या इल्लीगली एंटर किया हो और उसका बच्चा अगर भारत में है, तो उसके पढ़ने का हक उसको मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए। कैसे हुआ? क्योंकि हमारे ही देश का एक नागरिक चला गया कोर्ट और कोर्ट में ये अपील की कि भाई बच्चों को शिक्षा के अधिकार से दूर नहीं रखा जा जी नहीं, सकता है। ये ये दिक्कत क्या है, जो हमारा देश जो है अनपढ़ों और मूर्खों से भरा हुआ है। हमने यूनिवर्सल बहुत सारी डिक्लेरेशन है जो यूएन की है, हुँ, जिनको हमने साइन किया हुआ हुँ। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन तब तो राइट्स में याचिका लेके कोई तो गया होगा ना? क्यों गया? ये तो अपने आप सिस्टम को मानना चाहिए। हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 की साइन की हुई है हाँ, और हम यूनिसेफ से पैसे लेते हैं। हुँ, यूनिसेफ चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करने वाली संस्था है। हुँ। उसके प्रावधानों में मतलब लिखा हुआ सिस्टम है। बाध्य है, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए आपका। तो मैं मेरे बच्चे अगर मैं भी अभी ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां मुझे मेरे वीजा के साथ लिखा हुआ है कि मैं वहां कोई भी कोर्स कर सकता हूँ हुँ, जितनी अवधि में मैं रहूंगा। मैं 3 महीने रहूंगा तो 3 महीने वाला कर सकता हूँ, हुँ, साल भर रहूंगा तो साल भर वाला कर सकता हूँ। मैं सिंगापुर गया, उन्होंने मुझे इजाजत दी 1 दिन के लिए, मैं 1 दिन ही ठहरा। उन्होंने उनके वीजा में लिखा हुआ है कि हुँ। आप यहाँ पर कोई भी कोर्स 1 दिन में जो होता है 9 घंटे का वो कर सकते हैं। नहीं ना वापस आते हैं मुनीर अहमद के केस में। मुनीर अहमद के केस में खुद जो एक्स मेजर हैं, एक्स कैप्टन हैं, वो सब डिमांड कर रहे हैं कि एक तो वर्दी धारक को पाकिस्तान की बहू नहीं लानी चाहिए थी। दूसरा कि जो वो कह रहा है कि मैंने परमिशन माँगी थी, परमिशन लेके हमने शादी की है, तो जो परमिट किया है, उसको भी सैक करना चाहिए। वो सीआरपीएफ के मैनुअल में लिखा हुआ है। आप ये मत कहिए कि ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी हिंदुस्तान का नागरिक सरकार को सूचित करके दुनिया की ब्रह्मांड की किसी भी औरत से शादी कर हुँ, तो फिर उसको उसको कोई रोक निकाला नहीं। फिर उसको सैक क्यों किया गया है? ऐसा है हमारे यहाँ क्या है कि जनता का पेट भरने के लिए मतलब सिस्टम की नाकामी आप हिंदुस्तान का सिस्टम दुनिया का सबसे भ्रष्ट सिस्टम है। हुँ, हम भ्रष्ट लोगों द्वारा चल रहे हैं। हुँ। हमारी सारी की सारी जो संस्थाएं हैं वो बिगड़ गई। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अहमद मुनीर अहमद को लेकर बातचीत थी, लेकिन बातचीत कहाँ तक पहुँची सिस्टम के ऊपर सीधे-सीधे उँगली उठाई जा रही है कि सिस्टम ही ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें तभी हो पा रही हैं, क्योंकि सिस्टम कहीं न कहीं कमज़ोर है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इसी के साथ मुझे और रविंदर जी को दीजिए इजाज़त।